नमस्ते दोस्तों। जब भी हम बचत यानी सेविंग के बारे में बात करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं मैं बचत तो करना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं किस चीज के लिए बचा रहा हूं, या फिर मेरी आय अभी इतनी नहीं है कि मैं बचत कर सकूं। आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अध्याय 10 को समझेंगे, जिसका शीर्षक बहुत ही सरल लेकिन गहरा है, सेव मनी, पैसे बचाएं। मॉर्गन हाउसल यहाँ एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। बचत करने के लिए आपको किसी खास कारण या लक्ष्य की जरूरत नहीं है। चलिए आज जानते हैं कि बचत करना आपकी आय से ज्यादा आपके अहंकार यानी ईगो पर कैसे निर्भर करता है। अध्याय 10, सेव मनी, पैसे बचाएं। आइए चलते हैं भाग 1 पर। बचत का गणित आपकी आय नहीं है। लेखक एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। वे कहते हैं कि दौलत बनाने का संबंध आपकी आय से उतना नहीं है जितना कि आपकी बचत दर से है। आप कितना कमाते हैं ये आपके हाथ में हमेशा नहीं होता, लेकिन आप कितना खर्च करते हैं ये काफी हद तक आपके नियंत्रण में है। वेल्थ इक्वल्स इनकम माइनस ईगो, यानी अगर आप अपनी आय बढ़ाते हैं लेकिन साथ ही अपना अहंकार या दिखावा भी बढ़ा लेते हैं तो आपकी बचत कभी नहीं बढ़ेगी। बचत तब होती है जब आप उस पैसे को खर्च नहीं करते जो आप खर्च कर सकते थे। तो आइए भाग 2 की ओर चलते हैं। बचत के लिए कारण की जरूरत क्यों नहीं? ज्यादातर लोग तब बचाते हैं जब उन्हें कार खरीदनी हो, घर लेना हो या बच्चों की पढ़ाई हो। लेकिन हाउसल कहते हैं कि आपको सिर्फ बचत के लिए बचत करनी चाहिए, सेविंग फॉर द सेक ऑफ सेविंग। क्यों? क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। दुनिया में कभी भी मंदी आ सकती है, नौकरी जा सकती है या कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। ऐसी स्थिति में आपकी वो बचत जिसके पीछे कोई कारण नहीं था, आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। पैसा आपको समय और विकल्प खरीद कर देता है। तो आइए भाग 3 की ओर चलते हैं, अदृश्य रिटर्न। पैसे को बैंक में रखने या लिक्विड फंड में रखने पर शायद आपको बहुत ज्यादा ब्याज ना मिले, लेकिन उसका अदृश्य रिटर्न बहुत ऊंचा होता है। वो रिटर्न है स्वतंत्रता। अगर आपके पास बचत है तो आप उस बॉस को ना कह सकते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते। आप एक ऐसी नौकरी का इंतजार कर सकते हैं जो आपको खुशी दे। ये विकल्प रखने की ताकत किसी भी स्टॉक मार्केट के रिटर्न से कहीं बड़ी है। तो चलिए भाग 4 पर चलते हैं, दक्षता वर्सेस लचीलापन। आज की दुनिया बहुत प्रतिस्पर्धी है। हर कोई अपनी आय को एफिशिएंट बनाने में लगा है, लेकिन लेखक कहते हैं कि अपनी जिंदगी में थोड़ा लचीलापन रखें, फ्लेक्सिबिलिटी रखें। बचत आपको वो लचीलापन देती है। जब दूसरे लोग मुश्किल समय में घबरा रहे होंगे, तब आपकी बचत आपको सोचने और सही फैसला लेने का समय देगी। कल्पना कीजिए 2 सहकर्मियों की, आर्यन और कबीर की। आर्यन बहुत अच्छी सैलरी कमाता है। उसका मानना है कि जिंदगी एक बार मिली है, इसे जी भर के खर्च करो। वो हर महीने अपनी पूरी सैलरी खत्म कर देता है और कहता है कि जब कोई बड़ा लक्ष्य होगा, जैसे घर खरीदना, तब वो बचाना शुरू करेगा। कबीर की सैलरी आर्यन से कम है, लेकिन कबीर हर महीने 20% पैसा चुपचाप बचा लेता है। उसका कोई खास लक्ष्य नहीं है, वो बस इसलिए बचाता है ताकि वो सुरक्षित महसूस करे। अचानक उनकी कंपनी में छटनी या ले ऑफ हो जाती है। आर्यन गहरे तनाव में आ जाता है, क्योंकि उसके पास अगले महीने का किराया देने के भी पैसे नहीं हैं। उसे मजबूरी में कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़नी पड़ती है। लेकिन कबीर शांत है। उसके पास 2 साल का इमरजेंसी फंड है। वो इस समय का उपयोग एक नया हुनर सीखने में करता है और 6 महीने बाद उसे पहले से कहीं बेहतर और ऊंची सैलरी वाली नौकरी मिलती है। कबीर की बिना किसी कारण वाली बचत ने उसे वो समय दिया जो आर्यन के पास नहीं था। तो दोस्तों, आज का सबक बहुत सीधा है। बचत करना शुरू करें, चाहे आपके पास कोई कारण हो या ना हो। अपनी ईगो को थोड़ा कम करें और अपनी बचत दर को बढ़ाएं। यही वो सबसे बड़ा निवेश है जो आप खुद के भविष्य के लिए कर सकते हैं। क्या आप भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा बिना किसी कारण के बचाते हैं? अपनी बचत की आदतें हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अध्याय 11, रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल। हम जानेंगे कि निवेश में तार्किक होने से ज्यादा समझदार होना क्यों जरूरी है। जुड़े रहिए रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी आजादी की नींव आज ही रखें। जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर वो काम क्यों करते हैं जो सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन उसे करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है? आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अध्याय 11 को समझेंगे, जिसका नाम है रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल, यानी समझदारी तर्कसंगतता से ऊपर है। मॉर्गन हाउसल यहाँ एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। निवेश करते समय हमें मशीन बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो कागजों पर भले ही थोड़ा कम मुनाफा दे, लेकिन जो हमें रात को सुकून की नींद दे सके।
चलिए रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज पर आज जानते हैं कि निवेश में तार्किक होने और समझदार होने के बीच का महीन अंतर क्या है। अध्याय 11, रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल। समझदारी तर्कसंगतता से ऊपर है। तो आइए चलते हैं भाग 1 पर, तर्कसंगत बनाम समझदार। लेखक कहते हैं कि वित्तीय फैसलों में इन दोनों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है। रैशनल यानी तार्किक, ये वो व्यक्ति है जो पूरी तरह से डेटा और गणित पर चलता है। अगर उसे पता है कि किसी स्टॉक में रिस्क है लेकिन ऐतिहासिक रूप से वो 20% रिटर्न देगा, तो वो उसमें पैसा लगा देगा, चाहे उसे कितनी भी घबराहट क्यों ना हो। वो एक मशीन की तरह है। रीजनेबल यानी समझदार, ये वो व्यक्ति है जो जानता है कि वो एक इंसान है, वो भावनाओं को समझता है। वो शायद ऐसा निवेश चुने जो 20% के बजाय 12% रिटर्न दे, लेकिन वो उसे गिरने पर बेचेगा नहीं, क्योंकि वो उसमें सहज यानी कंफर्टेबल महसूस करता है। तो आइए भाग 2 की ओर चलते हैं, वो प्लान जो टिक सके। निवेश की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो कितना बेहतरीन है, बल्कि ये है कि आप उसे कितने लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। एक तार्किक प्लान अक्सर मंदी के दौरान फेल हो जाता है, क्योंकि इंसान का डर उसके गणित पर हावी हो जाता है। लेकिन एक समझदार प्लान मंदी में भी आपको टिकाए रखता है, क्योंकि आपने उसे अपनी मानसिक शांति के हिसाब से बनाया था। तो चलिए भाग 3 पर चलते हैं, बुखार और ठंडे पानी की पट्टी। हाउसेल एक मेडिकल उदाहरण देते हैं। जब किसी को बहुत तेज बुखार होता है तो डॉक्टर कभी-कभी मरीज को ठंडे पानी की पट्टी रखने की सलाह देते हैं। तार्किक रूप से पट्टी रखने से वायरस नहीं मरता, लेकिन ये मरीज को मानसिक रूप से थोड़ा बेहतर महसूस कराती है और उसे इलाज जारी रखने का धैर्य देती है। इसी तरह आपके निवेश में कुछ नकद यानी कैश रखना तार्किक रूप से गलत हो सकता है, क्योंकि उस पर ब्याज कम मिलता है, लेकिन वो कैश आपको मंदी में घबराने से बचाता है। भाग 4, अपनी भावनाओं से प्यार करें। अक्सर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि निवेश करते समय भावनाओं को दूर रखें, लेकिन हाउसेल कहते हैं कि आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। इसके बजाय ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जिसे आप पसंद करते हो। अगर आप किसी कंपनी के विजन को पसंद करते हैं तो आप उसके बुरे वक्त में भी उसके साथ बने रहेंगे। कल्पना कीजिए अमन और प्रिया की। अमन बहुत रैशनल है। उसने सारा पैसा केवल स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाया, क्योंकि डेटा कहता है कि लॉन्ग टर्म में वे सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। अमन का गणित एकदम सही है, लेकिन जब मार्केट 40% गिरता है तो अमन की रातों की नींद उड़ जाती है। वो इतना तनाव में आ जाता है कि अंत में वो सारा पैसा घाटे में निकाल लेता है। उसका तार्किक प्लान हार गया। प्रिया रीजनेबल है। वो जानती है कि उसे डर लगता है, इसलिए उसने अपना 40% पैसा सुरक्षित गोल्ड और एफडी में रखा है और 60% स्टॉक्स में। गणित के हिसाब से प्रिया का प्लान अमन के मुकाबले कम रिटर्न वाला है, लेकिन जब वही मार्केट 40% गिरता है तो प्रिया शांत रहती है, क्योंकि उसका गोल्ड वाला हिस्सा उसे सुरक्षा देता है। वो बाजार से बाहर नहीं निकलती और अगले 10 सालों में वो अमन से कहीं ज्यादा अमीर बन जाती है। जो प्लान कागजों पर सबसे अच्छा है, वो असल जिंदगी में सबसे बुरा साबित होता है अगर वो आपके जज्बातों का ख्याल नहीं रखता। तो दोस्तों, अध्याय 11 का सबसे बड़ा सबक यही है कि मशीन बनने की कोशिश ना करें। अपने निवेश को इतना आसान और समझदार बनाएं कि आप बुरे से बुरे वक्त में भी उसके साथ डटे रह सकें। याद रखिए, वो निवेश सबसे अच्छा है जो आपको रात को चैन की नींद दे, चाहे उसका रिटर्न थोड़ा कम ही क्यों ना हो। कैसा लगा आपको ये रीजनेबल होने का विचार? क्या आप भी अपनी भावनाओं को ध्यान में रखकर निवेश करते हैं? कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगली पार्ट में हम चर्चा करेंगे अध्याय 12, सरप्राइज। हम जानेंगे कि क्यों इतिहास को देखकर भविष्य का अंदाजा लगाना खतरनाक हो सकता है। जुड़े रहिए रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और समझदारी से अपनी दौलत बढ़ाएं। जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी घटनाएं, चाहे वो 2008 की मंदी हो, 9/11 का हमला हो या 2020 की वैश्विक महामारी, इनमें से किसी की भी भविष्यवाणी किसी एक्सपर्ट ने पहले से नहीं की थी। आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अध्याय 12 को समझेंगे, जिसका नाम है सरप्राइज यानी आश्चर्य। मॉर्गन हाउसेल यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चेतावनी देते हैं। इतिहास का इस्तेमाल भविष्य की भविष्यवाणी के लिए वैसा ही है जैसे आप अपनी कार केवल पीछे के शीशे यानी रियर व्यू मिरर में देखकर चला रहे हो। चलिए आज जानते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल से कितना अलग हो सकता है। अध्याय 12, सरप्राइज यानी आश्चर्य। तो आइए चलते हैं भाग 1 पर। इतिहास भविष्य का नक्शा नहीं है।
अक्सर निवेशक और अर्थशास्त्री पिछले 50 सालों का डेटा देखते हैं और कहते हैं कि मार्केट ऐसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि इतिहास उन चीजों का रिकॉर्ड है जो अप्रत्याशित यानी अनएक्सपेक्टेड थीं। दुनिया को बदलने वाली घटनाएं हमेशा आउटलायर्स होती हैं, यानी वे घटनाएं जो पहले कभी नहीं हुई। अगर आप केवल बीते कल के आधार पर निवेश कर रहे हैं तो आप उन सरप्राइजेस के लिए तैयार नहीं हैं जो आने वाले समय में आपको चौंकाने वाले हैं। तो आइए भाग 2 की ओर चलते हैं। अर्थव्यवस्था एक स्थिर विज्ञान नहीं है। फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण का नियम कल भी वही था और आज भी वही है, लेकिन फाइनेंस में ऐसा नहीं है। अर्थव्यवस्था इंसानी व्यवहार पर चलती है और इंसान समय के साथ बदलता रहता है। 1950 के दशक में निवेश करने का तरीका और आज के डिजिटल युग में निवेश करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए पुराने फॉर्मूलों को आंख बंद करके लागू करना जोखिम भरा हो सकता है। तो चलिए भाग 3 पर चलते हैं। पहली बार होने वाली घटनाओं का डर। हाउसल एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, हर बड़ी घटना होने से पहले पहली बार ही होती है। जब तक कोई बड़ी आपदा नहीं आती, हमें लगता है कि वो कभी नहीं आएगी। हम इतिहास के रिकॉर्ड्स को सीमा मान लेते हैं, जबकि असल में इतिहास केवल ये बताता है कि अब तक क्या हुआ है, न कि ये कि अधिकतम क्या हो सकता है। चलिए भाग 4 पर चलते हैं। इतिहास से क्या सीखें? अगर हमें इतिहास से भविष्य का पता नहीं चलता तो फिर हम इतिहास पढ़ें ही क्यों? लेखक कहते हैं कि हमें इतिहास से तारीखें और डेटा नहीं बल्कि इंसानी व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर सीखना चाहिए। मंदी में लोग कैसे घबराते हैं, लालच में लोग कैसे अंधे हो जाते हैं, ये व्यवहार कभी नहीं बदलता। आपको भविष्य की घटनाओं का तो पता नहीं चल सकता, लेकिन आप ये जान सकते हैं कि जब वो घटनाएं होंगी तो लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे। कल्पना कीजिए एक शहर की जहां पिछले 100 सालों में कभी भूकंप नहीं आया। वहां के इंजीनियरों ने तय किया कि वे घर बनाने के लिए पुराने नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि इतिहास में कभी बड़ा खतरा नहीं दिखा। वे बहुत निश्चिंत थे। अचानक 101वें साल में एक भीषण भूकंप आता है और सारे घर ढह जाते हैं। क्या उन इंजीनियरों की गलती थी? हाँ, उनकी गलती ये थी कि उन्होंने अतीत को भविष्य की सीमा मान लिया था। इसी तरह निवेश की दुनिया में भी कई लोग सोचते हैं कि मार्केट कभी 20% से ज्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि पिछले 20 सालों में ऐसा नहीं हुआ। ये सोचना ही सबसे बड़ा जोखिम है। असली खतरा वो है जिसे किसी ने अभी तक चार्ट पर नहीं देखा है। इतिहास आपको ये नहीं बताता कि आगे क्या होगा, वो बस आपको ये सिखाता है कि अनहोनी के लिए हमेशा तैयार रहें। तो दोस्तों, अध्याय 12 का सबसे बड़ा सबक यही है कि भविष्य को प्रीडिक्ट यानी भविष्यवाणी करने की कोशिश न करें, बल्कि भविष्य के लिए प्रिपेयर करें। इतिहास आपको चौंकाने के लिए बना है, इसलिए अपनी योजना में सरप्राइज के लिए जगह जरूर रखें। कैसा लगा आपको ये विचार कि इतिहास हमें भविष्य के बारे में गुमराह कर सकता है? क्या आप भी केवल पुराने डेटा पर भरोसा करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे अध्याय 13, रूम फॉर एरर। हम जानेंगे कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा अपनी योजना में गलती की गुंजाइश क्यों रखते हैं। जुड़े रहिए रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आने वाले सरप्राइज के लिए तैयार रहें। जय हिंद।